जय हिंद फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल को ही मैं कवर करूंगा और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो भी कवर हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले फ्रंट पेज पे ये न्यूज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसकी इंपॉर्टेंस यही है यहाँ पे, इसके माध्यम से जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो 2018 के सेशन में 2018 के सेशन में, इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग दूंगा मैं। 2018 के सेशन में एक स्कीम लॉन्च हुआ था पीएमजे, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के अंतर्गत एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम मानी जाती है ये योजना आज के डेट में। लेकिन ये सीनियर सिटीजन के लिए एक्सपेंशन थी नहीं उन लोगों के लिए, लेकिन आज के डेट में प्रधानमंत्री ने इसको एक्सपेंशन किया है और 70 साल और उससे ऊपर के लोग भी इसमें फायदा ले सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अब सीनियर सिटीजन्स के लिए भी है। दूसरी बात ये है यहाँ पे कि आपको आयुष्मान वय वंदना कार्ड यहाँ पे बनवाना पड़ेगा। आयुष्मान वय वंदना कार्ड सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे बनेगा, जो कि इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पे माफी भी मांगते हुए नजर आ रहे हैं कि 70 साल और उनके ऊपर के लोगों को दिल्ली और वेस्ट बंगाल में इस प्रकार की स्कीम का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उसके कारण, जिसके कारण मैं माफी चाहता हूं। इस प्रकार के शब्द उन्हीं के शब्द हैं। अब बैकग्राउंड डिटेलिंग क्या निकल के आ रही है यहाँ पे वो हम देखेंगे, ताकि आपकी सारी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया जाए। स्कीम के बारे में अगर जानने का बात आ रहा है यहाँ पे, तो ये सेकेंड कंपोनेंट मानी जाती है आपके आयुष्मान भारत की, जो कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएमजे के नाम से प्रसिद्ध है। 23 सितंबर 2018 को रांची में इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने करी थी, झारखंड में। तो याद रखिएगा इसको, रांची में उन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है वर्ल्ड की। आपके हेल्थ की सिक्योरिटी, हेल्थ की सेफ्टी के लिए जानी जाती है, जो कि क्या टारगेट करती है। तो यहाँ पे 5 लाख रुपए की पर फैमिली पर ईयर, प्रति वर्ष प्रति फैमिली 5 लाख रुपए। ध्यान दीजिएगा, ये किसी पर पर्सन पे नहीं है, ये फैमिली पर है। तो पर फैमिली पर ईयर टारगेट करती है किस डिजीज को, तो सेकेंडरी। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी यहाँ पे टारगेट नहीं करती, आपको खांसी सर्दी जुकाम इस सब चीज के लिए टारगेट नहीं करती। सेकेंडरी एंड टर्सरी केयर हॉस्पिटलाइजेशंस के लिए टारगेट करती है। इसी का ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है निकल के आ रही है, ये 12 करोड़ पुअर और वल्नरेबल फैमिली को टारगेट करती है, जो इसमें बेनिफिशियरी लगभग 55 करोड़ आ जाते हैं। बेनिफिशियरी मतलब पर्सन। अब यहाँ पे क्या बातें बोली जा रही हैं, हाउस होल्ड, जिसको यहाँ पे हाउस होल्ड कंसीडर करता है कि ये लोग बेनिफिशियरी के रूप में जाने जाएंगे, तो इकोनॉमिक और ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया के डिप्राइव पर्सन होंगे। यानी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में जो हुआ था, उसी के आधार पे रूरल और अर्बन एरिया में ये चीजें बन रही हैं। पहले इसका नाम क्या था अगर बात करें, तो नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत इसको जाना जाता था, और इसको सब्ज्यूम भी किया गया है क्या, RSBY। ये क्या है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो लॉन्च किया गया था 2008 में। इसी चीज की पूरी इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट कराती है, और जो कॉस्ट होता है सेंट्रल और स्टेट यहाँ पे बियर करती है। तो पूरा गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा इसका बियर करती है। अब थोड़ा सा और अंदर अगर जाके देखें बैकग्राउंड डिटेलिंग में, तो कहाँ पे क्या कितने कार्ड बन रहे हैं, कहाँ पे कितने हॉस्पिटल में मरीज जा रहे हैं, किसका इम्पैनल्ड हो रहा है हॉस्पिटल्स का नए, तो ये यहाँ पे देखने योग्य बातें हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आयुष्मान कार्ड कहीं क्रिएट हो रहा है तो आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, फिर आपका तीसरे नंबर पर बिहार आ रहा है, याद रखिएगा, फिर महाराष्ट्र आ रहा है, गुजरात आ रहा है, छत्तीसगढ़ आ रहा है। ये स्टेट है भारत के जहां पे सबसे ज्यादा क्या हो रहे हैं, आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं। जाहिर सी बात है, पॉपुलेशन भी इसी स्टेट्स में है, तो कार्ड्स भी इसी स्टेट के बनेंगे। बीमारी भी इसी स्टेट में हो रहा है जहां पॉपुलेशन होंगे, तो इस प्रकार की चीजें यहीं पे होंगी। एक लॉजिक भी यही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निकल के आ रही है, एथोराइज्ड हॉस्पिटल में एडमिशंस कैसे हो रहे हैं।
तो सबसे ज्यादा यहाँ पे तमिलनाडु हो रहे हैं, कर्नाटका हो रहे हैं, फिर राजस्थान हो रहे हैं। ये आपके डाटा हैं। हॉस्पिटल नए नए इम्पैनल किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात और आंध्र प्रदेश, ये सारे हॉस्पिटल निकल के आ रहे हैं। आशा करते हैं जो आपको बैकग्राउंड डिटेलिंग यहाँ पे दिया होगा वो बहुत हद तक लाभ पहुंचाया होगा। अगर लाभ पहुंचाया हो तो ये मेरा चैनल है, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमें इंस्पिरेशन मिले आगे और भी ज्यादा वीडियो करने की। चलिए नेक्स्ट एडिटोरियल पे आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट रखता है आपके लिए। तो एक ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड है। देखिए अरुण कुमार जी, इनसे मैं मिला भी हूं, ये जेएनयू के प्रोफेसर अभी रिटायर्ड हो चुके हैं। इनकी एक आर्टिकल निकली है आज, उसको मैं कवर करूंगा कि किस प्रकार से जो इकोनॉमिक डिवाइड हो रहा है भारत में। अब इकोनॉमिक डिवाइड क्या होता है? भारत एक ऐसी कंट्री है, उस कंट्री में बहुत सारे स्टेट हैं, इतने सारे स्टेट हैं, उन स्टेट की अलग अलग इकोनॉमिक स्टोरीज है। उन स्टोरीज को अगर आप कंसीडर करेंगे तो सेंटर कितना किसको किस प्रकार से सपोर्ट कर रहा है फिनेंशियली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, वो देखने को मिलेगा। उसी की बात यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड जो आर्थिक रूप से है उसमें कहीं ना कहीं गैप्स बहुत ज्यादा हो रहा है। अभी ये बात क्यों निकल के आ रही है? तो इसी सितंबर में बात यहाँ पे बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से निकली है, उसका नाम क्या है? रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिया स्टेट। ये एक रिपोर्ट है जो ईएसी पीएम के ऑफिस से निकला है। तो 1960-61 से लेके 23-24 तक का इसमें पूरी की पूरी गाथा डाली गई है। इस गाथा को हम लोग समझेंगे और इनके क्या विचार हैं इस प्रोफेसर जी के, उनको भी हम समझेंगे। बहुत अच्छे ये इकोनॉमी में पकड़ रखते हैं, जिनके कारण इनको टीवी पे भी बुलाया जाता है और इनसे मैं मिला भी हूं। अब इनकी बात कर रहा हूं यहाँ पे, तो उस एस्पेक्ट्स को देखेंगे जो यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे। प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति है भारत की, वो ये है कि कंट्री की जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम, वो ऑल इंडिया एवरेज से तुलना करी गई है, यही यहाँ पे बता रहे हैं। अब इस चीज की जो ऑल इंडिया एवरेज से आप तुलना करेंगे तो भारत में, अगर भारत यहाँ पे मान लीजिए ये आपका भारत है और आप एवरेज इनकम निकाल के बता देंगे तो हर स्टेट का एक ही इनकम तो थोड़ी होगा, क्योंकि आपने महाराष्ट्र का हम यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं। ये यही बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है नेशन इकोनॉमी में और इसकी 150% जो नेशनल एवरेज है वो निकल के आ रही है। अब वहीं पे अगर बिहार जैसे स्टेट की ले लीजिए आप, तो वहां पे कुछ और इनकम निकल के आ रही है। तो आप एवरेज इनकम बता रहे हैं देश का, वो अलग बात हो गई। तो यही यहाँ पे बात बोली जा रही है। महाराष्ट्र में भी क्या मुंबई की ज्यादा निकल के आ रही है और विदर्भा जहाँ पे किसान हैं वहां पे किसान गरीबी से, भुखमरी से, यहाँ पे अपने फार्म्स की फसल्स की प्रॉब्लम्स की वजह से, उधारी की वजह से सुसाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो उसका कंसीडर कोई नहीं कर रहा है। तो इसी कारण से ह्यूज स्लम्स, अनसिविलाइज्ड लिविंग कंडीशन डेवलप हो रही है। रीजनल डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं तो भारत में, अगर ये भारत है, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट हैं, उस स्टेट में छोटे छोटे रीजन हैं, उन रीजन की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो पॉइंट है यहाँ पे यही बता रहा है कि वेस्टर्न और साउदर्न रीजन जो इंडिया की है वो वीक परफॉर्मेंस ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, साउदर्न रीजन ऑफ द इंडिया एंड द वीक परफॉर्मेंस ऑफ द ईस्टर्न। तो साउदर्न जो है वो अलग है, ईस्टर्न जो है इनका अलग वीक परफॉर्मेंस निकल के आ रहा है। यहाँ पे पेनिसुलर की बात कर रहे हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। अब यहाँ पे जो निकल के आ रहा है जिसमें हरियाणा, दिल्ली भी एक्सेप्शन में आ रहे हैं, इनकी अलग अपनी इनकम है। तो यही इनकम जो है यहाँ पे वो क्यों है, इसी को ये अपने माध्यम से बताना चाह रहे हैं, जो कि क्या फेडरल एक संघीय ढांचा को यहाँ पे कहीं ना कहीं हैम्पर कर रही है, क्षतिग्रस्त कर रही है। वो कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, तो हम उस चीज को देखेंगे और समझेंगे यहाँ पे कि वो किस प्रकार से चीजें हो रही हैं। तो जल्दी से यहाँ पे अगर आगे बढ़े तो हमें क्या मिलेगा कि रिपोर्ट जो है लिबरलाइजेशन जब 1991 में हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन 1991 में हुआ था, जिसके कारण भारत में एफडीआई आना शुरू हुई थी। अब यहाँ पे साउदर्न स्टेट जो है अच्छे परफॉर्म करने वाले हैं,
लेकिन यहीं पे जो कोस्टल एरिया हैं कुछ हद तक और अच्छे कर रहे हैं, लेकिन वहां पे बात करी जाए उड़ीसा के ईस्टर्न बेल्ट की, तो यहाँ पे इसकी जो इनकम है वो अलग है। तो इसी प्रकार से हर स्टेट की अलग अलग इनकम का एक जेन्युइन कॉज है, कारण है, फैक्टर है। वो फैक्टर क्या है? पूरा का पूरा फैक्टर है आपका इन्वेस्टमेंट। याद रखिएगा, जिस स्टेट में अब महाराष्ट्र को ऊपर लेके जाया गया, गुजरात को ऊपर लेके जाया गया, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छे आ रहे हैं। क्यों यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छे आ रहे हैं? यहाँ पे लेबर उतना प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पे बात करी जा रही है आपके उड़ीसा वाले प्रांत में, जहां पे लेबर का मूवमेंट चलता रहता है, वहां पे लेबर भी प्रोटेस्ट करते रहते हैं, जिनके कारण वहां पे इन्वेस्टर नहीं जाते। प्लस केवल एक लेबर का कॉज नहीं है, यहाँ पे और भी सारा प्रॉब्लम है। तो ये जो पॉलिसी है सरकार की, डिसीजन है, वो तो वो तो सेकेंड है। और यहाँ पे क्या प्रॉफिटेबिलिटी कंसिडरेशन है कि हम अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट आना चाहिए, नहीं तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? ओनली एंड ओनली प्रॉफिट। तो कैपिटलिस्ट, क्रॉनिक कैपिटलिस्ट और क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं कि किसी भी रूप से हो हमें फायदे से अपना मतलब होना चाहिए। इस प्रकार की चीजें बोली जा रही हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर आगे बढ़े तो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर की अपनी अलग अलग व्यथा हैं जो यहाँ पे निकल के आ रही हैं। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, इस प्रकार की चीजें हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है कंपनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इजिली हर एक चीज अवेलेबल है। लेबर, लैंड, चीप लेबर, हर प्रकार की सुविधाएं और पॉलिसी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, पीपल, तो हर चीज का रिसोर्सेस, हर चीज अवेलेबल है यहाँ पे, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, और कोई भी इंटरवेंशन नहीं है यहाँ पे कि प्रोटेस्ट हो रहा है, ये इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। यहाँ पे ऐसी पॉलिसी है, तो ये अट्रैक्ट कर रही है वो रीजन जहां पे इन्वेस्टमेंट है, और जहां पे इन्वेस्टमेंट है वहां की इनकम बढ़ ही रही है। यही इस यहाँ पे ग्रोइंग इकोनॉमिक डिवाइड की बात करी जा रही है कि भारत तो इतना बड़ा है, ये भारत है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये भारत है तो यहाँ पे इतने में पूरा डेवलपमेंट है, और इस वाले पार्ट में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे जा रहा है, यही यहाँ पे बोल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि रिचर स्टेट और रिचर होते जा रहे हैं, और जो लो परफॉर्मिंग स्टेट हैं वो बहुत स्लो गति से रेंग रहे हैं। यही यहाँ पे बात करी जा रही है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट 75% इन्वेस्टमेंट की बात करी जा रही है, जो कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जो एलपीजी आया था, आपको मैं बता ही रहा था पहले, वो आया था। तो पब्लिक सेक्टर का जो रोल था वो लीडिंग हो गया मार्केट में। क्यों? क्योंकि इस प्रकार का जो एलपीजी रिफॉर्म था वो आईएमएफ से इन्फ्लुएंस था। आईएमएफ ने बोला था आप इस प्रकार का रिफॉर्म लेके आइए और आपकी कंट्री में इस प्रकार का एफडीआई भी आएगा, आपकी कंट्री के ग्रोथ होंगे, और हुआ भी। ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने किया था। अब यहाँ पे बात आ रही है नेक्स्ट की क्या पुअरर स्टेट की क्या दुर्दशा हो रही है, तो हम लोग लार्जर शेयर देखेंगे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में पुअरर स्टेट की है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है? तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होते हैं जहां पे जैसे छोटे छोटे एमएसएमई हो गए, वहां पे जॉब मिल रहा है लोगों को, डेयरी हो गई, मिल रहा है, वहां पे कोई रिकॉग्नाइज नहीं है, ना ही कोई आपका सोशल सिक्योरिटी स्कीम भी उसके अंतर्गत आ रहा है, ना ही कुछ। अनऑर्गेनाइज मतलब छोटा छोटा 2 लोग 4 लोग को जॉब देके अपना काम करना, इस प्रकार के भी चीजें आ रही हैं। तो उस सेक्टर की बात कर रहे हैं हम जहां पे पुअरर स्टेट है, वहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को जॉब मिल रहा है, तो लो इनकम वहां पे प्रोवाइड हो रहा है। इस प्रकार की चीजें निकल के आ रही हैं। तो मेजर रोल प्ले करती हैं ये डिवाइड होने में किसी भी स्टेट के। लिबरलाइजेशन का एक रोल था कि किस प्रकार से जो अभी रिपोर्ट आया, वेस्ट बंगाल और केरला में स्पेशल केस देखने को मिला है। वेस्ट बंगाल और केरला में स्पेशल केस देखने को यहाँ पे जो मिला है वो क्या है, तो स्टेट की अपनी एक स्ट्रॉन्ग लेफ्ट मूवमेंट है। लेफ्ट मूवमेंट आइडियोलॉजी को बोल रहे हैं वेस्ट बंगाल प्लस केरला वालों की। तो यहाँ पे एक लेफ्ट मूवमेंट है जहां पे लेबर की अपनी आंदोलन चलती है, अपनी उनकी सत्ता चलती है। तो केरला और वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट नहीं हो पा रही है, जिसके कारण यहाँ पे ग्रोइंग डिवाइड इन द इकोनॉमी हो रहा है। ऑपोजिशन रूल स्टेट में भी यहाँ पे बहुत सारे सेंटर और सेंटर के
स्तर पे, केंद्र के स्तर पे पॉलिटिक्स और पब्लिक इन्वेस्टमेंट में दांवपेच चल रहा है, जिसके कारण सरकार वहां पे बहुत सारी सुविधाएं भी देना चाह रही है, तो कई सारे ऐसे भी स्टेट हैं जहां पे उस पे रोक दे रहे हैं। तो उनकी अपनी एक आइडियोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल कह लीजिए या पॉलिटिक्स रीजनल कह लीजिए, उसको लेकर के यहाँ पे फाइट चल रही है। ब्लैक इकोनॉमी भी यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी ज्यादा है पुअरर स्टेट में, तो ब्लैक इकोनॉमी को भी हमें रोकना पड़ेगा, गवर्नेंस यहाँ पे सही करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाकर के ये हम ग्रोथ को सही पोटेंशियल दे पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही बना रहेगा। और ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये आपके संघवाद पे एक खतरा है। इस संघवाद पे खतरा को क्या बताया गया है कि स्टेट को कहीं ना कहीं सही पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी, सेंटर को अपना कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा स्टेट के साथ, तब जाकर के सेंटर स्टेट दोनों यहाँ पे कार्य करेंगी। और इन्वेस्टमेंट के लिए आप सही पॉलिसी और गवर्नेंस की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बूस्ट अप होगा। इस बूस्ट अप की वजह से आपका जो ग्रोइंग डिवाइड है इकोनॉमी में, वो कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आएगा और इस डिस्पैरिटी को और कम किया जा सकता है, धीरे धीरे ये खत्म हो जाएगा। तो यही इनका अरुण कुमार जी का कहना है। आशा करते हैं इस स्लाइड पे मैं जो एक्सप्लेन किया हूं आपको समझ में आया होगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं, कैसे किस प्रकार से चीजें चल रही हैं। तो ये सारी चीजें जो मैं आपको बताया वो इसी स्लाइड के अंतर्गत था, इसी आर्टिकल के अंतर्गत था। आशा करते हैं आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इजराइल ने पुनः यहाँ पे 93 के आसपास लोगों को मार गिराया है, 40 लोग अभी भी मिसिंग हैं। ये नॉर्थ गाजा की सिचुएशन है, देख सकते हैं हॉर्स कार्ट पे किस प्रकार से ये डेड बॉडीज लेके जाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं गाजा के सिविल डिफेंस एजेंसी है, यहाँ पे ये फंक्शन करती हुई नजर आ रही है। अब आपको बता दें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कि नॉर्थ गाजा किधर पड़ रही है। तो नॉर्थ गाजा आपका ये वाला पार्ट है, ये गाजा जो इजिप्ट से बॉर्डर टच कर रहा है, और ये वाला आपका नॉर्थ गाजा है। तो वेस्ट बैंक ये है जहां पे पैलेस्टीनियन लोग रहते हैं, यहाँ पे भी पैलेस्टीनियन रहते हैं। ये पूरा पार्ट इजराइल का यहाँ पे ऑक्युपाई कर लिया है। इजराइल की ऑक्युपेंसी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्लाइड में समझिए 1947 में पूरी की पूरी ये स्लाइड ग्रीन दिख रही है, यहाँ पे पूरी की पूरी पैलेस्टीनियन थी। ये जो जियो जिसे इजराइल बोल रहे हैं, ये यहां तक पहुंचते पहुंचते 2020 तक देखिए ये पूरी की पूरी स्लाइड व्हाइट हो जाती है और ये सिमट के एक जगह पे रह जाते हैं। यही पार्ट गाजा है। 49 से लेके 1949 से लेके 67 में बहुत बड़ा युद्ध होता है और इस युद्ध में पूरी की पूरी यहाँ पे पैलेस्टीनियन लोग कहीं देश छोड़ के भाग जाते हैं या फिर सिकुड़ के रह जाते हैं एक छोटे से रीजन में। यही यहाँ पे चीज आपको इस स्लाइड पे मैं बता रहा था। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही बात है कि इजराइल जो है अपनी होमिसाइड पॉलिसी लेके आगे चल रहा है और यूनाइटेड नेशन का भी बात नहीं मान रहा है। बहुत सारी कंट्री यहाँ पे इजराइल के अगेंस्ट में भी खड़ी हैं, लेकिन जो वर्ल्ड की पावरफुल कंट्री हैं वो कहीं ना कहीं यूएस जैसी कंट्री सपोर्ट कर रही हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इसको, इजराइल को, जिसके कारण ये रुक नहीं सकता, क्योंकि बड़ी कंट्री की इसके सर पे हाथ है, तो ये रुकेगा क्यों। तो इस प्रकार का नरसंहार हो रहा है, आप देख सकते हैं। और सबसे ज्यादा टारगेट की अगर बात करी जाए तो छोटे छोटे मासूम बच्चे जो 15 साल से लेके नवजात 1 महीने 2 महीने के बच्चे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है कि इनका जो नस्ल ही है वही खत्म किया जाए। इस प्रकार की चीजें हैं। यूएन से भी अगर कॉन्फ्लिक्ट की बात करी जाए तो इजराइल ने यूएन से भी कॉन्फ्लिक्ट मोल ले लिया है। दूसरी बात, न्यू इजरायली लॉ यहाँ पे लेके आया है क्या कि यूनाइटेड नेशन के जो रिफ्यूजी वर्क एजेंसी है इनका, उसको यहाँ पे हटाने की बात कर रहा है कि अपने सॉइल से इनको हटाया जाए। क्यों? क्योंकि यूएनआरडब्ल्यूए रिफ्यूजी वाले जो हैं जिनकी मदद करी जा रही है, रिफ्यूजी मतलब पैलेस्टीनियन पीपुल जिनकी मदद कर रहे हैं ये यूएन वाले लोग, उनको यहाँ से अपने मिट्टी से हटाया जाए ताकि उनकी कोई मदद न हो। और दूसरी बात, 2 लॉ लेके आया है यहाँ पे। तो इस प्रकार के लॉ लाने का एक ही कारण है कि इनका जो है पुनः क्लींजिंग किया जाए अपने इजराइल वाले लैंड से, जो कि पहले पैलेस्टीनियन लैंड था। तो इस प्रकार का लॉ लेके आए हैं
और डिप्लोमेटिक टाइज भी यहाँ पे खत्म करना। दूसरा लॉ यही कहता है डिप्लोमेटिक टाई, और पहला लॉ कहता है इनको जो रिलीफ मिल रही है रिफ्यूजी कैंप में, जो सामान, फूड मटेरियल, मेडिसिन, शेल्टर जो प्रोवाइड करी जा रही है वो खत्म करी जाए। तो यूनाइटेड नेशन के अगेंस्ट में भी जाके ये कार्य करता हुआ नजर आ रहा है कौन? इजराइल। तो इजराइल की यही कहानी चल रही है जो आपको मुझे बतानी थी। बहुत ही बुरा कंडीशन है इस वेस्ट एशिया में अगर हम कंसीडर करते हैं, इसको आदमी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि कितनी बुरी कंडीशन से यहाँ पे लोग जूझ रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको बता नहीं सकता कि इतना बुरा हाल यहाँ पे चल रहा है। बस आप इस स्लाइड में जो देख रहे हैं डेड बॉडी, उसी से परिकल्पना कुछ मात्र कर सकते हैं, लेकिन सत्यता इससे और आगे है। इतना बुरा और दयनीय परिस्थिति यहाँ पे हो चुका है कि ना ही पीस कीपिंग फोर्स यहाँ पे जो यूएन की जा पा रही है, ना ही कोई खाने के लिए भोजन जा पा रहा है। बच्चे वहां भूखमरी से मर रहे हैं, महिलाएं और पुरुषों और बच्चों की वहां दवा नहीं हो पा रही है। जब खाने के लिए भोजन नहीं रहेगा, पीने के लिए जल नहीं रहेगा, तो जीवन कैसी होगी आप परिकल्पना कर सकते हैं। क्योंकि सारी चीजें इजराइल ने बॉर्डर्स पे रोक रखा है। कोई हेल्प भी पहुंचा रहा है तो सैटेलाइट से देख करके वहां पे बम्बार्डिंग हो जा रही है। इस प्रकार की चीजें चल रही हैं पूरी की पूरी इजराइल में, और ये कहानी आपको मैं बता दिया। आशा करता हूं ये एडिटोरियल जो आपको एक्सप्लेन किया वो कवर हुआ होगा अच्छे से। नेक्स्ट निकल के आ रहा है गोल्डन डे। यहाँ पे स्पेनियार्ड, वो स्पेन के नागरिक हैं। बैलन डियोर यहाँ पे प्राइज मिला है किसको? रोड्री और बोनमाती को। तो यहाँ पे इनका नाम स्पेनिश मिडफील्डर है ये रोड्री और आइतेना बोनमाती। इन्होंने बैलन डीडोर यहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट फुटबॉल प्लेयर के रूप में मंडे को अवार्ड इनको प्राप्त हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। आशा करते हैं आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो कुछ अवार्ड था जो आपको यहाँ पे मुझे बताना था। आशा करते हैं चीजें अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी।